हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इतिहास का एक नया टॉपिक, और जिसमें हम शुरू कर रहे हैं आज मुग़ल काल। और मुग़ल काल में आज हम बाबर से शुरू कर रहे हैं। तो बाबर से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, या और दूसरे जो स्टेट्स गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, या फिर जो भी इंडिया में कोई एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो भी एग्ज़ाम क्वेश्चन आते हैं वो हम बाबर से, जो भी एग्ज़ाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं बाबर। तो देखिए, बाबर से हम शुरू करते हैं। बाबर भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। तो देखिए, बाबर जो था वो भारत में उसने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1983 में। ठीक है। बाबर का जन्म स्थान कहाँ था, यानी उसका जन्म हुआ कहाँ था? तो वो जगह है उज्बेकिस्तान, अंदीजान। यानी बाबर का जन्म हुआ था अंदीजान में, यानी वो किस देश में है? उज्बेकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ था बाबर का। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। और जो उसके पिता थे वो तैमूर के वंशज थे। ठीक है। उसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। यानी बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और बाबर की माँ का नाम था कुतलुग निगार खानम। और जो पिता थे वो एशिया के महान योद्धा तैमूर के वंशज थे, और जो उसकी माता थी कुतलुग निगार खानम वो चंगेज खां की वंशजा थी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि बाबर की रगों में एशिया के दो वीर योद्धाओं का खून विद्यमान था। यानी वो अगर वंश के हिसाब से देखा जाए तो बाबर एक शक्तिशाली शासक था, और बाबर अगर वंश के हिसाब से देखा जाए तो वो एक बड़ा शासक था, शक्तिशाली था। ठीक है। अब बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन बाद में उसका नाम बाबर कर दिया गया। तो बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन बाद में बाबर कर दिया गया। देखिए, आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है बच्चों? बाबर का भारत पर जो आक्रमण हुआ, और भारत पर जो आक्रमण हुए वो 15, अगर हम 1519 से लेकर बात करें तो 1526 तक बाबर ने भारत पर करीब 5 बार आक्रमण किए, यानी 5 अटैक किए। अब प्रश्न ये उठता है कि बाबर को भारत पर अटैक करने के लिए 19 से 26 के बीच में 5 बार अटैक किए, और बाबर को भारत पर अटैक करने के लिए कौन न्योता दे रहा था, कौन इनवाइट कर रहा था? तो उनमें दो लोगों का नाम आता है। एक तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, और दूसरा इब्राहिम लोधी, जो यहाँ पर उस समय सुल्तान था, उस सुल्तान का चाचा आलम खां लोधी। ये दोनों लोग कौन थे? ये नोबल थे, और ये उस समय पर इब्राहिम लोधी से असंतुष्ट थे, और ये चाहते थे कि इब्राहिम लोधी को हटाना चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने बाबर को इनवाइट किया बार बार, और फिर बाबर आया। बाबर ने भारत पर अटैक किया, और जो अटैक किए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अटैक है, यानी जो इब्राहिम लोधी के साथ में युद्ध लड़ा, वो है पानीपत का पहला युद्ध। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो यह है भारत पर बाबर ने 5 बार अटैक किया, और पानीपत का पहला युद्ध। तो जो पानीपत का पहला युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ? अगर ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो क्या हो? देखिए देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध है ये लड़ा गया, एक तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। अब जो इब्राहिम लोधी है वो भारत का उस समय लोधी वंश का अंतिम सुल्तान है। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोधी, और बाबर मध्य एशिया से आया था। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1526 में। इसे बोला गया पानीपत का पहला युद्ध। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो परिणाम ये रहा कि जो इब्राहिम लोधी था वो हार गया, और बाबर की इस युद्ध में जीत हुई। और इस युद्ध में बाबर की जब जीत हुई तो बाबर ने खुश होकर काबुल की पूरी जनता को, जितने भी काबुल के लोग थे, काबुल की जनता को एक एक चांदी का सिक्का दिया। तो काबुल की जनता को एक एक चांदी का सिक्का दिया, खुशी में का सिक्का दिया। यानी बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में जीतने के कारण से काबुल की जनता को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, और इसी प्रवृत्ति के कारण से वो दानी था, दानी प्रवृत्ति का होने के कारण से तो उसको कहा जाता है कलंदर। यानी बाबर को कहा जाता है कलंदर, तो कलंदर की उपाधि दी जाती है।
अब ये कलंदर की उपाधि क्यों दी जाती है? क्योंकि उसने दान देने की प्रवृत्ति थी, इसीलिए। क्योंकि उसने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी से युद्ध जीता, और युद्ध जीतने के बाद में काबुल की जनता को उसने एक एक चांदी का सिक्का दिया था और कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण युद्ध था। और इस युद्ध में देखिए, पानीपत के पहले युद्ध में अगर हम देखा जाए कि भाई शक्तिशाली कौन था, किसके पास ज़्यादा सेना थी, तो देखो पानीपत के पहले युद्ध में अगर शक्तिशाली की बात की जाए तो वो इब्राहिम लोदी ज़्यादा शक्तिशाली था। इब्राहिम लोदी ज़्यादा ताकतवर था क्योंकि उसके पास बड़ी सेना थी, उसके पास बड़ी सेना थी। और दूसरी साइड में था बाबर, उसके पास में छोटी सेना थी, लेकिन फिर भी बाबर जीत गया। भाई उसके पीछे ये रीजन था कि बड़ी सेना थी, इसके पास छोटी सेना थी। रीजन ये था कि इब्राहिम लोदी के पास में बड़ी सेना थी, लेकिन वो अनुशासित और संगठित नहीं थी, यानी ये संगठित नहीं थी। और इसकी सेना संगठित थी और प्रशिक्षित भी थी और संगठित थी। तो बाबर की सेना छोटी थी लेकिन संगठित थी, और इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी थी लेकिन असंगठित थी, संगठित नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जो बाबर की लड़ने की तरीका था, बाबर का लड़ने का तरीका था तुलुगुमा पद्धति। तुलुगुमा पद्धति से लड़ता था। यानी तुलुगुमा पद्धति क्या होती है, अब ये सब प्रश्न उठता है। तो देखिए, तुलुगुमा पद्धति होती है कि जो सेना को ना 3 विंग में बांट दो, एक तो लेफ्ट, ये राइट और सेंटर, ऐसे सेंट्रल 3 विंग में सेना को बांट देना। और जो लेफ्ट वाली है उसको भी 2 में बांट दो, एक तो रियर और दूसरा फॉरवर्ड, ऐसे बांट दो। दूसरे को भी ऐसे ही, राइट को भी ऐसे ही, रियर एंड फॉरवर्ड में बांट दो। तो इससे क्या होगा कि दुश्मन की जो सेना है, दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेरने की रणनीति थी। दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेरने की रणनीति बाबर के पास थी। इसलिए बाबर ने छोटी सेना के साथ में भी इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इब्राहिम लोदी की हार हुई। तो इसके बाद उसने फिर क्या किया और एक खासियत और थी बाबर की सेना में। बाबर की सेना में एक खासियत ये थी कि बाबर ने जो बाबर के पास में, इनके पास इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे सेना में, जबकि बाबर के पास में तोपखाना था। यानी बाबर पहला आक्रमण करता था जो अपने साथ में तोप लेकर आया था। तो जो तोपखाना उसकी बड़ी शक्ति थी, और इसी के कारण से जो भारतीय सुल्तान है इब्राहिम लोदी की हार हुई, और इस तरीके से भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। ठीक है जी। तो ये फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाबर ने अपने आप को घोषित किया भारत का शासक। तो बाबर ने किस युद्ध में अपने आप को भारत का शासक घोषित किया? तो वो पानीपत के पहले युद्ध में। और बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया पानीपत के पहले युद्ध में। बाबर ने किस युद्ध में छोटी सेना होने के बावजूद भी तुलुगुमा पत्ती से युद्ध जीता और काबुल की जनता को एक एक सिक्का, चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया? तो भाई पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है जी। तो पानीपत से पहला युद्ध है, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर हो गए हैं। और इस युद्ध में जीतने के बाद, इस युद्ध में जब चांदी का सिक्का काबुल के लोगों को दिया तो उसमें उसका नाम पड़ा कलंदर। ठीक है, ठीक है, इसको क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। बाबर का जो नेक्स्ट युद्ध था वो था खानवा का युद्ध। और ये जो खानवा का युद्ध था ये 1527 में लड़ा। खानवा में इस युद्ध में एक तरफ था राणा सांगा जो कि मेवाड़ का शासक था, ये मेवाड़ का शासक था, और दूसरी साइड था बाबर। देखिए युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो युद्ध का परिणाम ये हुआ कि राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में भी राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत हुई। ये राजपूत शासक था राणा सांगा। देखिए अगर इसकी भी हम तुलना करें तो ये मानकर चल रहे थे कि राणा सांगा की जीत होगी, राणा सांगा की जीत होगी, लेकिन जीत कौन गया? बाबर। तो इस युद्ध में ये मान के चला जा रहा था कि राणा सांगा एक बड़ा योद्धा है और वो आसानी से बाबर को हरा लेगा, लेकिन बाबर की जीत हुई। और एक विशेष बात ये रही इस युद्ध में कि बाबर ने इस युद्ध में अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए शराब बंद कर दी। तो बाबर ने इस युद्ध में शराब बंद कर दी थी। तो कौन से युद्ध में बाबर ने शराब पर पाबंदी लगा दी थी? बाबर ने शराब पर पाबंदी लगा दी, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। किस युद्ध में लगाया था? तो वो खानवा के युद्ध में लगा दिया था। दूसरा,
क्यों किया? क्योंकि सेना को, अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा उसने किया था, प्रोत्साहित करने के लिए उसने ऐसा किया था। ठीक है। दूसरा उसने ये किया कि अपनी सेना को उसने उस युद्ध में जिहाद का नारा लगाया। जिहाद का नारा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है। जिहाद का नारा, यानी जिहाद का नारा का मतलब है धर्म युद्ध। यानी किस युद्ध में बाबर ने जीतने के लिए अपनी सेना को अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए धर्म युद्ध का नारा दिया। तो कौन से युद्ध में? तो वो राजपूतों के खिलाफ लड़े जाने वाले युद्ध में, यानी राणा सांगा के खिलाफ लड़े जाने वाले युद्ध में, यानी खानबा। देखिए प्रश्न ये भी उठता कि खानबा है कहाँ? तो खानबा जो है वो फतेहपुर सीकरी के पास है, फतेहपुर सीकरी के पास। तो फतेहपुर सीकरी के पास है राजस्थान में, तो ये खानबा। ठीक है जी। तो खानबा का युद्ध हुआ था राजस्थान में और ये फतेहपुर सीकरी के पास। तो जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में लगाया था? तो खानबा हो गया इसका आंसर। और दूसरा, इस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन आएगा गाजी। गाजी किसे बोलते हैं? गाजी वो बोलते हैं जो धर्म का रक्षक होता है, जो धर्म का रक्षक होता है उसे गाजी बोलते हैं। तो किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था और वो गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानबा का युद्ध। तो खानबा का युद्ध हुआ और उसके बाद में फिर बाबर ने नेक्स्ट जो युद्ध लड़ा वो लड़ा चंदेरी का युद्ध। अब देखिए, क्योंकि वैसे तो खानबा के युद्ध में बाबर राणा सांगा को डिफीट कर चुका था और इस तरह से राजपूत शक्ति लगभग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ राजपूत शेष थे। जैसे चंदेरी का युद्ध, यानी चंदेरी के शासक का नाम था मेदिनी राय। तो ये मेदिनी राय था, ये मेदिनी राय जो था ये राजपूत था। और जो ये चंदेरी नाम की जगह है ये आजकल मध्य प्रदेश में पड़ती है, एमपी में, अशोकनगर में। तो ये मध्य प्रदेश में है, यानी यूपी के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, यानी बुंदेलखंड वाले बॉर्डर पर। तो ये चंदेरी पड़ती है। तो ये युद्ध हुआ, इस तरफ मेदिनी राय था एक तरफ और दूसरी तरफ था बाबर। और इस युद्ध का भी परिणाम वही रहा कि बाबर की जीत हुई। भाई बाबर जीत गया और मेदिनी राय हार गया। तो इस युद्ध में भी मेदिनी राय की हार हुई और इस तरह से फिर बाबर इसमें जीता, इस युद्ध में भी। और इस प्रकार बाबर ने राजपूतों की रही सही शक्ति को भी ख़त्म कर दिया। और उसके बाद में अब जो चौथा युद्ध है और अंतिम युद्ध है जो बाबर ने भारत में रहकर लड़ा, तो वो था घाघरा का युद्ध। तो जो कि घाघरा का युद्ध है, ये घाघरा कहाँ पर है? तो घाघरा, ये युद्ध जो लड़ा गया ये घाघरा रिवर है। तो घाघरा रिवर यूपी में बहती है, तो गोरखपुर के पास लड़ा गया ये, इस स्थान पर मान लो। तो गोरखपुर के पास घाघरा नाम के स्थान पर ये युद्ध, घाघरा नदी के कारण से, क्योंकि घाघरा नदी बहती है, तो ये युद्ध वहाँ लड़ा गया था। ठीक है। अब इस युद्ध में किसने भाग लिया? तो भाई एक तरफ तो था महमूद लोदी। अब ये महमूद लोदी कौन है? तो ये इब्राहिम लोदी का भाई है और आजकल ये बिहार में शासन कर रहा था। तो एक तरफ था तो इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ यानी इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, सॉरी। तो एक तरफ कौन था? महमूद लोदी। कहाँ का शासक है वो? बिहार का। और उसका किसका भाई है? इब्राहिम लोदी, जिसको पानीपत के पहले युद्ध में हराया है। इब्राहिम लोदी का भाई, इब्राहिम लोदी का भाई है। तो ये भाई है। और दूसरी तरफ कौन है? तो दूसरी तरफ है बाबर। और इसका परिणाम क्या रहा? तो भाई इस युद्ध का भी परिणाम ये रहा कि बाबर की जीत हुई और लोदी की, महमूद लोदी की हार हुई। तो महमूद लोदी इसमें डिफीट हुआ, हार गया। ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा और ये भारत में बाबर का अंतिम युद्ध अभियान था। और इस प्रकार उसने भारत में रहकर 4 युद्ध लड़े और चारों के चारों वो जीत गया। तो इस तरह से उसने 4 युद्ध लड़े और चारों के चारों वो जीत जाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट तो ये जो युद्ध हुआ था ये 1529 में हुआ था, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं बाबर की मृत्यु। तो फिर अगले साल बाबर की मृत्यु हुई, यानी बाबर की मृत्यु हुई 1530 में। और जब ये 4 साल के बाद बाबर की मृत्यु हुई, यानी 5वें साल में, तो ये 1530 में उसकी मृत्यु हुई। और उसको दफनाया कहाँ गया? तो भाई उसे दफनाया गया, शुरुआत में उसे दफनाया गया आगरा के नूर अफगान बाग में, जो उसी ने बनवाया था, नूर अफगान बाग में। लेकिन बाद में उसे उसके चयनित स्थान, यानी उसने पहले से ही उसका सिलेक्शन कर रखा था,
फिर बाद में उसे उसी के द्वारा चयनित स्थान काबुल में दफनाया गया। यानी पहले दफनाया गया आगरा में, आगरा के नूर अफगान बाग में, और बाद में क्योंकि उसी ने पहले से सिलेक्शन कर रखा था कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र बने काबुल में, तो उसे फिर काबुल में दफनाया गया। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बाबर की कब्र कहाँ है, तो बाबर की कब्र है काबुल में। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है भाई जो बाबर है वो भारत में केवल 5 साल रहा है और 5 में से वो 4 युद्ध लड़ा है भारत में रहकर। भाई कौन कौन से युद्ध लड़ा है, तो इसे सीरियल से हम इसे याद कर लेते हैं। तो देखिए भाई पानी पिया, पहला पानी पिया है तो इसका मतलब पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध। तो भाई पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया, तो 1526 में। ठीक है जी। खाना खाया, इससे याद आएगा भाई खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध जो हमने डिटेल में पढ़ा अभी। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा, तो ये लड़ा 1527 में। फिर चंदा देखा आया, चंदा से क्या आएगा, चंदा यानी चंदेरी का युद्ध। कब लड़ा चंदेरी का युद्ध, तो ये लड़ा 1528 में। उसके बाद आया भाई घर गया, तो यानी घै से याद आ जाएगा आपको घाघरा। घाघरा का युद्ध कब लड़ा, घाघरा का युद्ध लड़ा उसने महमूद लोदी के साथ में 1529 में। उसके बाद जो नेक्स्ट आया तो वे मर गया। देखिए पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया और फिर मर गया बाबर। ठीक है, ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। और याद रखने के बाद देखिए मर गया तो फिर ये 1500 मृत्यु हुई उसकी 1530 में। और इस तरह से आपने देखा कि भाई ये 5 साल है और जो इवेंट्स महत्वपूर्ण घटनाएं हैं यानी उसके युद्ध है 4 और एक उसकी मृत्यु का साल आपको याद हो जाएगा। पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया और फिर मर गया बाबर। आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बाबर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबर को पहले दफनाया गया था आगरा में और बाद में दफनाया गया उसको काबुल में, जो उसी के द्वारा पहले से चयनित स्थान था। आइए आगे पढ़ते हैं भाई बाबर के बारे में। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि बाबर की आत्मकथा। तो देखिए बाबर की जो आत्मकथा है बच्चों वो तुझके बाबरी है, जिसे बाद में बाबरनामा नाम रखा गया जब उसका ट्रांसलेशन अब्दुल रहीम खाना खाने ने बाबरनामा से उसका ट्रांसलेशन किया। तो तुझके बाबरी उनकी आत्मकथा है। ये किस भाषा में लिखी है, तो ये लिखी है जी तुर्की में, तुर्की भाषा में। तो बताओ बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है, तो तुर्की में। ठीक है, तो उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुर्की भाषा में। इस तुझके बाबरी का उसने अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, अंग्रेजी में अनुवाद पूछे अगर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया बताओ। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था श्रीमती बेवरिज ने, बेवरिज। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन की थी श्रीमती बेवरिज ने। अकबर की आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में ट्रांसलेशन, क्योंकि मुगलों की भाषा आगे चलकर क्या होगी, फारसी होगी। तो फारसी में अनुवाद किसने किया था अगर ये पूछा जाए तो अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल होंगे। तो अब्दुल रहीम खाना खाना ने उसको फारसी में ट्रांसलेट किया था, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था श्रीमती बेवरिज ने। ठीक है जी। और आत्मकथा लिखी थी स्वयं बाबर ने, जिसका नाम था तुझके बाबरी या फिर बाद में चलकर बाबरनामा। ठीक है, तो बाबरनामा तब हुआ नाम जब अब्दुल रहीम खाना खाने ने उसको ट्रांसलेट कर दिया। ठीक, बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के किस शासक की प्रशंसा की है और उसे शक्तिशाली शासक बताया, तो वह है कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय जो है वो शासक है तुल्लु वंश के, और वो वंश का नाम है विजयनगर। वो विजयनगर साम्राज्य है जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं। तो हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो जो हम्पी है आज कर्नाटक में, उसी को पहले विजयनगर कहते थे और उसके शासक का नाम था, जो कि बाबर का समकालीन था, कृष्णदेवराय। उसकी बड़ी प्रशंसा की है, उसको एक शक्तिशाली शासक बताया है बाबर ने। फिर एक होता है कि भाई सिख गुरु, कौन से सिख गुरु थे जो बाबर के समकालीन थे, तो उनका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक का जो जन्म हुआ आपको पता है 1469 में होगा और उनकी मृत्यु है 1539 में। तो इस तरह से आपने देखा भाई ये टाइम जो है, ये पीरियड जो है वो बाबर के समय का ही पड़ रहा है। उस समय बाबर यानी गुरु नानक को 2 के समकालीन बता सकते हैं। एक तो इब्राहिम लोदी के भी समकालीन थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक रहा, और फिर उसके बाद बाबर आया भारत में तो बाबर के भी समकालीन है। यानी गुरु नानक जो पहले गुरु है, प्रथम गुरु है, वो दोनों के समकालीन हैं। इब्राहिम लोदी के भी समकालीन हैं और बाबर के भी समकालीन है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर कवर कर दिया है।
देखिए बाबर की, अब क्वेश्चन उठता है कि बाबर ने भारत में जब जितने साल शासन किया, यानी 5 साल तक वो रहा है मृत्यु तक, तो उस दौरान उसने कौन कौन सी इमारतें बनवाई है, तो उस पर भी कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं कलंदरी मस्जिद। अभी क्वेश्चन आएगा भाई कलंदरी मस्जिद कहाँ है, तो ये पानीपत में है, लेकिन ये मस्जिद आजकल है करनाल में, करनाल में है अभी फिलहाल वर्तमान में। तो कलंदरी मस्जिद, क्योंकि कलंदरी की उपाधि ली थी, तो आप मुझे बताओ कि कलंदर की उपाधि बाबर ने कब ली थी। भाई वो तब ली थी जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो काबुल की जनता को उसने एक एक चांदी का सिक्का दिया था, और उसी दानी प्रवृत्ति के कारण से उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। तो कलंदरी मस्जिद का संबंध है बाबर से, और वो पानीपत में है, और आजकल वो करनाल में है। ठीक है। फिर दूसरा, नूर अफगान बाग को किसने लगवाया था, तो नूर अफगान बाग को ज्योमेट्रिकल शेप में लगवाया था बाबर ने, और आज इसे कहते हैं आराम बाग, यानी आज इसे कहते हैं राम बाग। तो राम बाग जो है आगरा का, वो पहले नूर अफगान बाग था और उसको बनवाया था बाबर ने। ठीक है। फिर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया। देखिए बाबरी मस्जिद जो है ये अयोध्या की है, तो अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद है वो बड़ी चर्चित रही और विवादित रही, और तो ये मस्जिद जो है ये बनवाई थी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने, मीर बाकी ने। यानी अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, और फिर हम पढ़ेंगे हुमायूं, अकबर, या फिर और उससे आगे शासकों के बारे में। ठीक है जी, धन्यवाद।